गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीलम हूँ। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ है, जो एक कविता है और उस कविता का नाम है ध्वनि। और इस कविता के कवि का नाम है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम ध्वनि कविता अपनी। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको निराला जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, यानी कुछ बताना चाहूँगी आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बच्चों, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। वो हिंदी भाषा के कवि हैं और उन्होंने ज़्यादातर अपने काव्य संग्रह और अपनी जो भी गद्य और पद्य जो भी उनकी दोनों विधाएँ हैं वो हिंदी भाषा में ही लिखी हैं। उनका जन्म भले ही पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन उनकी सारी कविताएं और हमें जो उपन्यास जो भी कुछ उनको देखने को मिलता है वो सब उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। तो उनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था और ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है बच्चों, बसंत पंचमी का दिन, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। तो ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है जिस दिन उनका जन्म हुआ था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के छायावाद के कवि माने जाते हैं और ये आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले कवि हैं। सूर्यकांत निराला जी जो हैं वो आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। समाज के प्रति इनका सकारात्मक नज़रिया रहता है। ये समाज को जगा के इनकी हर कविता में हमें इनका जो आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो इनकी बहुत सारी जो इनकी विधाएँ हैं, जैसे गद्य और पद्य। तो पहले मैं आपको विधाओं के बारे में बता दूं कि गद्य किसे कहते हैं बच्चों और पद्य किसे कहते हैं। गद्य कहते हैं बच्चों जिनमें नाटक, कहानी, एकांकी वगैरह लिखे जाते हैं। और पद्य कहते हैं जिसमें छंद, कविता, दोहे आदि लिखे जाते हैं, वो पद्य होता है। कविता, छंद, दोहे सब पद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने दोनों ही विधाएँ लिखी हैं। इनके काव्य संग्रह भी हैं जिसमें गीतिका और परिमल गीतिका, अनामिका, जूही की कली, ये सब इनकी काव्य संग्रह हैं। और इनके उपन्यास हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिसमें अप्सरा, निरुपमा आदि इनके उपन्यास हैं। और जो निराला जी हैं बच्चों, वो एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी मतलब आधुनिक युग जो मैंने बोला है, जो आजकल चल रहा है वो आधुनिक युग माना जाता है। तो ये कवि किसके माने जाते हैं? आधुनिक युग के। तो आज हम इनकी कविता शुरू करते हैं और इनकी कविता कौन सी पढ़ने जा रहे हैं आज हम? ध्वनि। तो चलो मैं आपको कविता स्टार्ट करती हूँ ध्वनि। पहले उसकी पहली पंक्ति लेते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब अभी ना होगा मेरा अंत, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं हमें कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में आया क्या है? मृदुल वसंत। मृदुल कहते हैं कोमल को, और वसंत किसे कहते हैं? ऋतु, मतलब वसंत ऋतु, फूल खिलने वाली जो ऋतु होती है वो वसंत ऋतु। तो वो कहते हैं अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, तो अभी तो मेरा अंत अंत कहते हैं समाप्ति को। अंत किसे कहते हैं बच्चों? समाप्ति किसी चीज़ की। तो वो कहते हैं अभी 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 तो अभी ना आया मेरा अंत, क्योंकि अभी ना होगा मेरा अंत। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में फूल खिलने की ऋतु आई है। मतलब उन्होंने प्रकृति के माध्यम से कितना प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है और उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जैसे प्रकृति, जैसे सूरज निकलता है और प्रकृति कितनी खूबसूरत हो जाती है और सुबह सुबह मतलब कितना अच्छा सा एक नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसमें एक नया जोश, नई उमंग के साथ प्रकृति अपना मनोहर रूप दिखाती है। उसी तरह मेरे जीवन में अभी अभी तो प्रकृति की शुरुआत हुई है, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में नई उमंग, नया जोश, नए उत्साह की शुरुआत हुई है। तो अभी मेरा अंत नहीं है, क्योंकि अभी अभी बसंत ऋतु का आगमन मेरे जीवन में हुआ है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने नए जीवन, नया उत्साह उनके अंदर आया है। तो अभी अभी तो उनके जीवन में नया जोश शुरू हुआ है, तो अभी उनका अंत संभव नहीं है। इससे आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर,
जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। ये हमारी पंक्तियां ध्वनि कविता की हैं और हम जब इसका भावार्थ लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पहले पाठ जो कि एक कविता है ध्वनि उससे ली गई हैं। इस पंक्तियों के द्वारा कवि बताना चाह रहे हैं हमें कि हरे हरे ये पात कहते हैं बच्चों पत्ते को। तो हरे हरे जो पत्ते अभी तो पेड़ों पे हरे हरे पत्ते खिलने शुरू हुए हैं। अभी तो पेड़ों पर जैसे पेड़ों पर अभी नए पत्ते खिलने शुरू हुए, इसी तरह से मेरे जीवन में भी नई उमंगें अभी तो शुरू हुई हैं। नया जोश नया उत्साह भी तो शुरू हुआ है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात। क्या? डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो डालियाँ खिली हैं पेड़ों पर हरी भरी और कलियाँ खिली हैं हरी भरी। कोमल गात का मतलब होता है कोमल गात कहते हैं शरीर को। तो अभी तो शुरुआत हुई है मेरे जीवन में मतलब नए उमंगों की, नए जोश की, नए उत्साह की। तो अभी तो मेरा अंत संभव नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो मुझे जो कोमल कलियों से यह मतलब है युवकों से, युवा पीढ़ी से, कि अभी तो उन्हें क्या करना है, युवा पीढ़ी के अंदर जोश जगाना है, उनके अंदर नया जोश का संचार करना है। जो युवा पीढ़ी आलस में पड़ी हुई है, अभी वो क्या चाह रहे हैं कि अभी तो मुझे उस युवा पीढ़ी के अंदर कोमल कलियाँ का गात कहते हैं बच्चों शरीर को। गात किसको कहते हैं? शरीर को। तो वो क्या कह रहे हैं कवि? वो यही कह रहे हैं कि अभी तो मुझे मेरे अंदर वो नया उत्साह नया उमंग शुरू हुई है। अभी क्योंकि पात कहते हैं पत्तों को और गात कहते हैं शरीर को। तो मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा जो अभी युवा मतलब डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जैसे प्रकृति के अंदर जब बसंत ऋतु आती है तो नई कलियाँ खिलने लगती हैं, पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो सब हरी भरी हो जाती हैं और मतलब फूल सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। इसी तरह अभी तो मेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जैसे प्रकृति में बसंत ऋतु में नए फूल पत्तियां खिलते हैं, मेरे भी जीवन में मतलब मेरे शरीर में अभी तो नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो वो क्या करना चाहते हैं कि फेरूंगा मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी जो उनका स्वप्न है, उनका जो सपना है वो क्या है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर मैं जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष कहते हैं बच्चों सवेरा और मनोहर कहते हैं सुंदर। तो वो क्या कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, कौन है? युवा पीढ़ी जो है निद्रित कलियों पर, जो सोया हुआ युवा पीढ़ी है मतलब आलस में है। सोए हुए का मतलब होता है आलस में। जो आज की युवा पीढ़ी है आलस में है, वो उनके अंदर से आलस को दूर भगा देंगे और नया जोश नई उमंग उनके अंदर पैदा कर देंगे। यानी किसके द्वारा? अपनी कविताओं के द्वारा। क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो अंत अपना, वो क्या कह रहे हैं, मेरा अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि वो उन युवा पीढ़ी के अंदर एक नया जोश नई उमंग ना पैदा कर दे, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। युवा पीढ़ी क्यों? कि युवा पीढ़ी को जगाने के लिए कोई तो ऐसा चाहिए जो उनके अंदर नई उमंग नया जोश पैदा कर दे। तो वो कह रहे हैं तब तक मतलब वो क्या करेंगे कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो अलसाए मतलब जो निद्रित कलियाँ जो मतलब अधखिली कलियाँ, निद्रित मतलब अधखिली सी जो कलियाँ हैं पेड़, उन कलियों में मैं नया जोश भरूंगा, उनको पूरा मतलब उनके अंदर मैं अपनी कविताओं के द्वारा ऐसा जोश का संचार कर दूंगा कि वो सब अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाएंगे। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, मैं नया सवेरा लेकर आऊँगा। प्रत्यूष मनोहर मतलब प्रत्यूष कहते हैं सवेरा, मनोहर कहते हैं सुंदर। कि मैं जब तक एक नया सवेरा ना लेके आऊँ तब तक मेरा अंत नहीं होगा। जब तक कि मैं एक नया सवेरा यानी एक नया समाज की स्थापना ना कर दूँ। नया सवेरा से है यहाँ नए समाज की मैं स्थापना ना कर दूँ, मैं लोगों के मन में एक जोश और उत्साह ना भर दूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। पुष्प पुष्प, अब कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं। पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। क्या है कि पुष्प पुष्प तंद्रालय, तंद्रालय कहते हैं आलस को, लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। मतलब वो क्या चाहते हैं? पुष्प पुष्प से मतलब है यहाँ युवा पीढ़ी से, हर एक युवा पीढ़ी से मतलब है कि वो हर युवा पीढ़ी के अंदर से जो आलस है उसको दूर भगा
भगा देंगे। वो अपनी कविताओं के द्वारा उनका जो आलस है युवा पीढ़ी के अंदर वो उसको दूर भगा देंगे। उस आलस को वो अपनी कविताओं के माध्यम से, वो जैसे कहते हैं कि जैसे प्रकृति बसंत ऋतु में प्रकृति जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल खिल जाते हैं, नई कलियाँ खिल जाती हैं, इसी तरह से वो भी जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उसके अंदर से आलस दूर भगाकर वो नए ऊर्जा का उनमें संचार कर देंगे, यानी उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे, नया जोश भर देंगे। वो आज की युवा पीढ़ी के अंदर, वो हमारी युवा पीढ़ी के अंदर नया जोश भर देंगे। मतलब ये कविता के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं अपने जीवन, नवजीवन का अमृत वही जो उनके पास, वो उनकी कविताओं के द्वारा वो उनके अंदर वो नया जोश भर देंगे कि शहर सींच दूंगा मैं, मतलब सींचना, किसी इंसान को जागृत करना। तो वो क्या कर देंगे, उनको ऐसा जागृत कर देंगे अपनी कविताओं के माध्यम से कि उन सभी नवयुवकों के अंदर एक नया जोश आ जाएगा। वो नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और नया जोश होगा तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। नए जोश के साथ ही आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसके अंदर जोश नहीं होगा, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, वो इच्छा को जगाना भी जरूरी होता है। तो कवि क्या कर रहे हैं, कवि यही प्रकृति के द्वारा हमें बता रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उनका अंत अभी इसीलिए संभव नहीं है कि वो उनके अंदर से आलस को खींच लेंगे और उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर देंगे। और वो क्या कह रहे हैं, मैं शहर से सींच दूंगा, मतलब कैसे, वो उनके अंदर आलस दूर भगा के जोश और एक नई उमंग उत्साह को भर देंगे। अब इससे आगे की पंक्तियाँ, द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है मेरे वो जहाँ अनंत। और उसके बाद कवि कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं तब तक, क्या कह रहे कवि, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं उनको एक रास्ता, मार्ग, द्वार का मतलब होता है मार्ग, मैं उनको मार्ग न दिखा दूँ। मार्ग किसका, उनके पथ पर, उनको उनके लक्ष्य का, मतलब युवा पीढ़ी को उनके लक्ष्य का वो जब तक मार्ग न दिखा दें तब तक कभी क्या करें, वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो चैन से नहीं बैठेंगे तब तक वो अभी अपनी कविताओं के माध्यम से उनको नया रास्ता दिखाएंगे, उनके अंदर अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसा नया जोश भर देंगे। क्योंकि इस कविता में भी उन्होंने क्या, उनका आशावादी दृष्टिकोण नजर आ रहा है हमें, कि उनकी सकारात्मक सोच नजर आ रही है कविता के माध्यम से हमें कवि की। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अपने वो द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, मतलब वो उनको वो लक्ष्य को जब तक ना दिखा देंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है युवा पीढ़ी का, वो उनको लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, कि मैं उनको तब तक रास्ता दिखाता रहूँगा जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और वे मेरे जहाँ, मतलब जहाँ आनंद, मतलब वो मेरा सारा कुछ जो है वो वही, मतलब वही है, क्योंकि वो पूरे जहान की बातें कर रहे हैं, पूरे संसार की बातें कर रहे हैं, जहाँ अनंत, कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उनके अंदर मैं नई ऊर्जा का संचार ना कर दूं, जिससे वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके और एक नए समाज का स्थापन, मतलब एक नए समाज का संचार कर सके, नया समाज स्थापित कर सके वो। तो निराला जी का जो दृष्टिकोण है वो यही है कि उन्होंने प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति का एक बहुत मनोहारी चित्रण किया है, उसके माध्यम से उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। वो कह रहे हैं मैं तब तक मेरा अंत नहीं होगा जब तक कि मैं नई अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो ये हमारी अब जो आलस में है, उनके अंदर से आलस दूर कर दूंगा। हाथ फेरने का मतलब यहाँ यही होता है बच्चों कि उनके अंदर से आलस को दूर भगाना, मैं उनके अंदर से आलस को दूर भगा कर रहूँगा और तब तक मेरा अंत नहीं होगा जब तक मैं ये सारा कार्य ना कर दूँ, क्योंकि ये उन्होंने प्रण किया है, ये उन्होंने ठाना है। तो तभी उनकी कविता का यही है कि अभी ना होगा मेरा अंत। लास्ट में वो वही कहते हैं कि वही है मेरा जहाँ अनंत, मेरे है वे जहाँ अनंत, और अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब वो अपना अंत उनका तब तक नहीं होगा जब तक वो उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार नहीं कर देते। तो आज की कविता में इतना ही बच्चों। आज हमने कौन सी कविता पढ़ी, ध्वनि, जो हमारा पहला पाठ है, एक कविता है। तो आज की कविता आपको पसंद आई होगी बच्चों, और इस कविता को अच्छे से सुनना, समझना। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों। तो चलो, आज की कविता समाप्त हुई हमारी। आज की क्लास में इतना ही। अब अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।